हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ रेलेवेंट बॉडीज इन फूड लॉज। मींस फूड लॉज में एफएसएसएआई के अलावा और कौन कौन सी रेलेवेंट बॉडीज हैं जो हेल्पफुल है, जैसे कि अपेडा, एम्पेडा, बीआईएस, ईआईसी, स्पाइस बोर्ड। इन सब के बारे में एक ओवरव्यू पढ़ेंगे हम। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अपेड़ा और एम्पेड़ा। इन दोनों को ही हम पैरेलल वाइज पढ़ेंगे ताकि इनकी जो डेट्स है और जो फंक्शंस है वो सही ढंग से याद हो पाए। तो जो अपेड़ा है उसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये जो है 13 फरवरी 1986 को फॉर्म हुआ था अंडर अपेड़ा एक्ट 1985। और इससे पहले अपेड़ा से पहले इसकी जगह पे प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल था। इसके बाद जो है इसको हटाकर अपेड़ा बना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसका पेरेंट एजेंसी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। अपेड़ा में जो जनरली प्रोडक्ट मॉनिटर्ड होते हैं वो हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, confectionery biscuits and bakery products, honey, jaggery and sugar products, cocoa and its products, chocolates of all kinds, alcoholic and non-alcoholic beverages, cereal and cereal products, groundnuts, peanuts and walnuts, pickles, papads and chutneys, guar gum, floriculture and floriculture products. Floriculture means flower की cultivation. उसके बाद है हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट्स। तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एपेड़ा के अंदर मॉनिटर्ड होते हैं। उसके बाद जो एम्पेड़ा है इसका फुल फॉर्म है मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसका जो फॉर्मेशन है वो 24 अगस्त 1972 को हुआ था अंडर एम्पेड़ा एक्ट 1972। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोची में है, जो कि केरला में है। और इसकी भी पेरेंट एजेंसी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें जनरली जो मेरीन प्रोडक्ट्स है वो सारे इसमें मॉनिटर होते हैं। मीन्स मेरीन प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है वो सब इसमें आते हैं, जैसे कि फिशरीज प्रोडक्ट्स जिसमें श्रिम्प, प्रॉन, लॉबस्टर, क्रैब, फिश, शेल फिश और बाकी एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स सारे इसमें आते हैं। नेक्स्ट है कि अपेड़ा के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट मॉनिटर्ड होते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि ये सारी जो प्रोडक्ट है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी जो प्रोडक्ट है अपेड़ा के अंदर मॉनिटर होते हैं। इनके अलावा जो बासमती राइस है उसको भी अपेड़ा एक्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है अंडर सेकेंड स्केड्यूल। बासमती राइस के अलावा जो शुगर का जो इम्पोर्ट है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अपेड़ा के अंदर ही अब आती है। मीन्स जो शुगर का जो इम्पोर्ट होगा उसका मॉनिटर भी अब अपेड़ा ही करता है। इसके अलावा जो अपेड़ा है वो नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड की सेक्रेटेरिएट की तरह फंक्शन करता है। किस लिए? फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्रीडेशन ऑफ द सर्टिफिकेशन बॉडीज। यानी जो ये नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, ये जो प्रोग्राम है इसके अकॉर्डिंग ये एनएबी का सेक्रेटेरिएट की तरह फंक्शन करता है सर्टिफिकेशन बॉडीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनका एक्सपोर्ट करने में ये हेल्प कर सके। तो ये एनपीओपी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है उन्हीं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट पॉसिबल है। मीन्स उन्हीं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होगा एक्सपोर्ट के लिए, जो कि एनओपीओपी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करे। देन इसके अलावा जो कैश्यू कर्नल्स है, कैश्यू नट शेल लिक्विड है, फिर कार्डेनॉल है, ये सारे भी अब अपेड़ा एक्ट के जुरिडक्शन के अंदर आते हैं। तो ये सारी प्रोडक्ट थी जो कि अपेड़ा के अंदर इंक्लूड की गई हैं इनके एक्सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट है अपेड़ा का प्रेजेंस, यानी अपेड़ा का जो एक हेड ऑफिस है दिल्ली में है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे अपेड़ा की रीजनल ऑफिसेस हैं। तो इसकी टोटल 12 रीजनल ऑफिसेस हैं अलग अलग स्टेट्स में। तो एक है मुंबई में, फिर कोलकाता में, बेंगलोर, हैदराबाद, गुवाहाटी, चेन्नई, कोची, चंडीगढ़, अहमदाबाद, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वाराणसी एंड भोपाल। तो इन सारी जगहों पर इसकी रीजनल ऑफिसेस हैं। देन रीजनल ऑफिसेस के अलावा जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसमें एक चेयरमैन होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होता है, और डायरेक्टर जो है वो अपेड़ा के द्वारा अपॉइंट होता है।
उसके अलावा जो सेक्रेटरी है उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, और बाकी जो ऑफिसर्स जो स्टाफ है वो अथॉरिटी अपॉइंट करती है। अभी जो प्रेजेंट में अपेडा के जो चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर एम अंगमुथु, और जो डायरेक्टर हैं वो हैं डॉक्टर डी डी के शर्मा। उसके बाद जो अपेडा एक्ट है उसमें सेक्शन 7 और सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज है, जो स्टाफ्स है, वो नेसेसरी के अकॉर्डिंग ये सारे अपॉइंट होते हैं। और टोटल जो स्ट्रेंथ है स्टाफ की, जिसमें सारे कैटेगरीज को इन मिलाकर ए बी सी डी इन सबको मिलाकर जो टोटल स्ट्रेंथ है स्टाफ की, टोटल 124 है, जिसमें चेयरमैन को भी इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा जो प्रेजेंट में अपेडा में 25 फीमेल एम्प्लॉयज है, जिसमें से ए बी सी डी इन सारे कैटेगरीज को मिला के है। और गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो अपेडा है उसमें फिजिकली हैंडिकैप्ड पर्संस के लिए 4% रिजर्वेशन है। अपेडा की और अगर हम डिटेल में थोड़ा कॉम्पोजिशन पढ़े, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पढ़ें, तो जो ये चेयरमैन है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर होता है, और फिर एक मेंबर होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो नीति आयोग को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो 3 मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, जिसमें से 2 जो है वो हाउस ऑफ पीपल द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और एक जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट अपॉइंट करता है। देन उसके बाद 8 मेंबर्स होते हैं जो कि इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती हैं, जो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कॉमर्स, फाइनेंस, इंडस्ट्री, फूड, सिविल सप्लाईज, सिविल एविएशन, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद 5 मेंबर्स और होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद 7 मेंबर्स और होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और ये अलग अलग जो रिसर्च एरिया है इसको रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, स्पाइसेस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। उसके बाद 12 मेंबर्स जो है इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करती है। एक जो है मीट, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है। फिर उसके बाद जो बाकी शेड्यूल प्रोडक्ट्स है एक्सपोर्ट के लिए उनको रिप्रेजेंट करती है, और फिर लास्ट में पैकेजिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स जो मेंबर्स हैं ये सारी इंडस्ट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं ये। इसके अलावा 2 मेंबर्स जो बच गए वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, जो कि एज अ साइंटिस्ट, एज अ स्पेशलिस्ट वर्क करते हैं एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग फील्ड में। इसके अलावा जो अपेडा के जो असाइन फंक्शन है जो कि अपेडा एक्ट के अंदर दिए गए हैं, उनमें से जो पहला फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटिंग टू द शेड्यूल प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट। मीन्स जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए हैं, शेड्यूल प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट के लिए हैं, उस इंडस्ट्रीज को डेवलप करना बाय द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल तरीके से हेल्प करना, या फिर कोई सब्सिडी या रिलीफ प्रोवाइड करना एक्सपोर्टर्स को। नेक्स्ट उसका फंक्शन है रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्संस एज एक्सपोर्टर्स ऑफ द शेड्यूल प्रोडक्ट्स ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। मीन्स जो एक्सपोर्टर्स है उनका रजिस्ट्रेशन करना, जो प्रोडक्ट शेड्यूल किए गए हैं एक्सपोर्ट्स के लिए उनके लिए एक पेमेंट होती है, फीस होती है, तो वो फीस लेने के बाद उन सामान का और उन पर्सन का रजिस्ट्रेशन करना भी अपेडा का ही फंक्शन है। उसके बाद है फिक्सिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन फॉर द शेड्यूल प्रोडक्ट्स, यानी जो शेड्यूल प्रोडक्ट्स है एक्सपोर्ट के लिए हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशन भी अपेडा ही फिक्स करती है। नेक्स्ट है कैरी आउट इंस्पेक्शन ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स इन स्लॉटर हाउसेस, यानी जो मीट और मीट प्रोडक्ट्स है उनका इंस्पेक्शन करना, चाहे वो स्लॉटर हाउस में हो, प्रोसेसिंग प्लांट्स में हो, या फिर स्टोरेज प्रेमिसेस में हो, या फिर बाकी प्लेसेस जहां भी सामान ये रखा है उनका पूरा प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन करना, ताकि वो सेफ क्वालिटी को इंश्योर कर सके, एज ए स्टैंडर्ड एक वो सेट कर सके। इसलिए टोटल जो इंस्पेक्शन है वो अपेडा कैरी आउट करती है। उसके बाद है इम्प्रूविंग ऑफ पैकेजिंग ऑफ द शेड्यूल प्रोडक्ट्स, यानी जो शेड्यूल प्रोडक्ट्स है उनके लिए जो पैकेजिंग है उनका भी इम्प्रूवमेंट ही इंश्योर करती है अपेडा।
उसके बाद जो मार्केटिंग है शेड्यूल प्रोडक्ट्स का, अगर इंडिया से बाहर जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने हैं उनका जो मार्केटिंग भी है अपेड़ा ही इम्प्रूव करती है, हेल्प करती है उनकी मार्केटिंग को इम्प्रूव करने में। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल प्रोडक्ट्स, यानी जो शेड्यूल प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट ओरिएंट प्रोडक्शन, यानी जो एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्शन डेवलपमेंट जिस तरीके से भी हेल्प हो सके, मीन्स उसका एक प्रमोशन करती है अपेड़ा। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स फ्रॉम द ऑनर्स ऑफ द फैक्ट्रीज और इस्टेब्लिशमेंट, यानी जो एफबीओज है, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, जो ऑनर्स हैं, जो कि एक्सपोर्ट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उनका पूरा डेटा कलेक्ट करना भी अपेड़ा का ही रोल है। उनसे एफबीओ से पूरा डेटा कलेक्ट करती है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रीज कनेक्टेड विद द शेड्यूल प्रोडक्ट्स, यानी जो भी इंडस्ट्रीज किसी ना किसी तरीके से शेड्यूल प्रोडक्ट से कनेक्टेड है उन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से, मतलब जो भी इनसे रिलेटेड है, ताकि वो एक्सपोर्ट कैसे करना है, प्रिजर्वेशन कैसे करना है, प्रेमिसेस कैसी होनी चाहिए, इन सबसे रिलेटेड जितने भी स्टाफ्स वर्कर्स इंडस्ट्रीज है उन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना भी अपेड़ा का ही फंक्शन है। उसके अलावा और भी अगर कोई फंक्शंस असाइन करती है गवर्नमेंट तो उन सबको भी ये परफॉर्म करती है अपेड़ा। अब आते हैं एम्पेडा के मेजर फंक्शंस। तो एम्पेडा की अब क्या क्या फंक्शंस दी गई है एम्पेडा एक्ट के अंदर। तो फर्स्ट फंक्शन है इसका रजिस्ट्रेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज फॉर सी फूड एक्सपोर्ट ट्रेड, यानी सी फूड एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है उन सब का रजिस्ट्रेशन करना एम्पेडा का रोल है ये। उसके बाद है कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ ट्रेड इंफॉर्मेशन, यानी जो भी ट्रेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उन सबको कलेक्ट करना और फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना सारी इंफॉर्मेशन को जहां जहां जरूरत है। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ इंडियन मेरीन प्रोडक्ट्स इन ओवरसीज मार्केट्स, यानी ओवरसीज मार्केट्स में यानी इंडिया से बाहर सारी जगह पे जो इसका मेरीन प्रोडक्ट्स है उन सब का प्रमोशन करना भी एम्पेडा का ही रोल है। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स वाइटल टू द इंडस्ट्री बाय एक्सटेंडिंग असिस्टेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर बेटर प्रिजर्वेशन एंड मॉडर्नाइज्ड प्रोसेसिंग फॉलोइंग क्वालिटी रिजाइम, मीन्स ऐसी ऐसी स्कीम लागू करना जिससे कि मेरीन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सब का डेवलपमेंट हो सके, ताकि सही ढंग से जो प्रोडक्ट है उनका प्रिजर्वेशन हो सके और जो इक्विपमेंट्स है वो सारे मॉडर्नाइज हो सके और क्वालिटी जो है वो पूरा स्टैंडर्डाइज हो सके। तो इन सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है उनका भी इम्प्लीमेंटेशन करती है एम्पेडा। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ एक्वाकल्चर फॉर ऑगमेंटिंग एक्सपोर्ट प्रोडक्शन थ्रू हैचरी डेवलपमेंट, न्यू फार्म डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पीसीज एंड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मीन्स जो एक्वाकल्चर है उन सब का प्रमोशन करना भी इसका रोल है। इसके अलावा जो फार्म है उन सब का डेवलपमेंट और जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है उनका डाइवर्सिफिकेशन हो सके और नए नए टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो सके। हैचरी डेवलपमेंट का मतलब है कि जो भी फिश हैं, फिश के जो एग्स होते हैं उनका सही ढंग से डेवलपमेंट हो सके, मीन्स ऐसा एक प्लेस एक प्रेमिसेस प्रोवाइड करें जिससे कि फिश का कल्चर सही ढंग से हो सके। तो इन सब का जो प्रमोशन है वो एम्पेडा करती है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ डीप सी फिशिंग प्रोजेक्ट्स थ्रू टेस्ट फिशिंग, joint ventures and upgradation and installation of equipment to increase the efficiency of fishing, यानी फिशिंग की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स हैं उनका इंस्टॉल करना और उनका अपग्रेडेशन करना। तो ये इसी का रोल है अम्पेडा के। इसके अंतर्गत ज्वाइंट वेंचर्स का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट लेबोरेटरीज यानी प्राइवेट इंडस्ट्रीज से मिलकर भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाती हैं, प्रोजेक्ट साइन करती हैं जिसकी वजह से जो ये मशीन्स है, जो इक्विपमेंट्स है, सबका एफिशिएंसी इंक्रीज कर सके। तो ये सारे मिलकर इन सबका प्रमोशन करना जो है एम्पेडा का रोल है। नेक्स्ट है मार्केट प्रमोशनल एक्टिविटीज एंड पब्लिसिटी, यानी जो भी मेरीन प्रोडक्ट है उन सब का जो मार्केट प्रमोशनल और पब्लिसिटी करना भी एम्पेडा का रोल है। उसके बाद है टू कैरी आउट द इंस्पेक्शन ऑफ मेरीन प्रोडक्ट्स का इंस्पेक्शन करना, उसके रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन करना और फिर स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन को फिक्स करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और उसके बाद जितने भी नेसेसरी स्टेप्स हैं जिससे कि सी फूड की क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके ओवरसीज मार्केट में, वो सारे स्टेप को ये कैरी आउट करती है एम्पेडा।
उसके बाद है इम्पार्ट ट्रेनिंग्स टू फिशरमैन फिश प्रोसेसिंग वर्कर्स, यानी जो भी एक्वाकल्चर से रिलेटेड जो वर्कर्स हैं, जो स्टाफ्स हैं, उन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना भी अम्पेडा का ही रोल है। नेक्स्ट है कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द एक्वाकल्चर ऑफ एक्वेटिक स्पीसीज हैविंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल थ्रू राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर, इन शॉर्ट आरजीसीए। यानी आरजीसीए के थ्रू रिसर्च और जो डेवलपमेंट है एक्वाकल्चर का वो भी कंडक्ट कराती है अम्पेडा, ताकि जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, एक्वेटिक स्पीसीज है, उनका एक डेवलपमेंट हो सके और सही ढंग से इंस्पेक्शन हो सके। उसके बाद है कंडक्ट एक्सटेंशन एंड अवेयरनेस एक्टिविटीज ट्रेनिंग एक्सेट्रा थ्रू नेटवर्क फॉर फिश क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फिशिंग, इन शॉर्ट नेट फिश, एंड नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर NACSA। तो एक्सटेंशन और अवेयरनेस एक्टिविटीज और ट्रेनिंग ये सभी कंडक्ट करवाती है, किसके जरिए? नेटफिश के जरिए और NACS के जरिए। उसके बाद है टू प्रेस्क्राइब फॉर इटसेल्फ एनी मैटर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग एंड ऑगमेंटिंग द सी फूड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री इन द फ्यूचर, यानी जो भी फिशरीज से रिलेटेड, एक्वाकल्चर से रिलेटेड जो भी मैटर्स है, उन सब को ये हैंडल करती है सही ढंग से, ताकि इन फ्यूचर भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो इन सब के लिए एम्पेडा के पास पूरी डेटा हो, पूरी इंफॉर्मेशन हो। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, इन शॉर्ट EIC। EIC जो है एक ऑफिशियल एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन बॉडी है इंडिया का, जो कि क्वालिटी और सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स को इंश्योर करती है। जो भी प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं उनकी क्वालिटी और सेफ्टी को इंश्योर करती है EIC। इसका मेन रोल है टू एंश्योर दैट प्रोडक्ट्स नोटिफाइड अंडर द एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963 are meeting the requirements of the importing countries in respect of their quality and safety। यानी जिस भी कंट्री में जो प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो क्वालिटी है, वो सेफ्टी है, उन सबको मीट करनी चाहिए वो सारी प्रोडक्ट्स। तो इन सब का जो इंश्योरेंस है वो EIC ही करती है। और जो EIC है वो सेक्शन 3 ऑफ द एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963 के अंदर बना था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और पेरेंट एजेंसी इसकी भी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। उसके बाद एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल के क्या मेन रोल हैं? तो पहला रोल है इसका इंश्योर द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी को इंश्योर करना। EIC जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी को इंश्योर करती है थ्रू आइदर क्वालिटी इंश्योरेंस और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट विद सर्टिफिकेशन और अ कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन। यानी या तो वो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट विद सर्टिफिकेशन के थ्रू क्वालिटी को इंश्योर करती है, या फिर कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन, यानी FSMS की अगर सर्टिफिकेशन है तो उसके अकॉर्डिंग भी इसका इंश्योर करती है क्वालिटी को। और सेकेंड इसका ये है कि वो खुद इंस्पेक्ट करती है सारी प्रोडक्ट की, यानी इंस्पेक्शन करती है। तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से वो क्वालिटी को एश्योर कर सकती है। इसके बाद जो EIC की एजेंसीज है वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कोची, इन सारी जगहों पर प्रेजेंट है। और इसके अलावा 30 जो सब ऑफिस है जो कि NABL से एक्रेडिट लेबोरेटरीज हैं, इन सब के एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है। यानी जो ये एजेंसीज है इनके साथ साथ जो 30 सब ऑफिस NABL एक्रेडिट लेबोरेटरीज, ये हेल्प करती है इंस्पेक्शन में, प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन में ये हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इसका रोल है प्रोवाइड सर्टिफिकेशन, यानी सर्टिफिकेशन को भी प्रोवाइड करती है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। EIC जो है वो कंपल्सरी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है कुछ फूड आइटम्स की, जैसे कि फिश, सी फूड, हनी, डेयरी प्रोडक्ट, एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट, मीट एंड मीट प्रोडक्ट, इन सब के लिए जो कंपल्सरी सर्टिफिकेशन है वो EIC प्रोवाइड करती है। Some of the certification that EIC facilitates either by itself or through its network of field organization, यानी कुछ जो सर्टिफिकेशन EIC प्रोवाइड करती है या तो वो खुद से, या तो फिर ये 30 सब ऑफिसेज जो नेटवर्क है उनके जरिए। तो उनमें से जो पहला सर्टिफिकेशन है वो है क्वालिटी सर्टिफिकेशन फॉर एक्सपोर्ट गुड्स, या तो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर्स के थ्रू या फिर कंसाइनमेंट वाइज एग्जामिनेशन के थ्रू। इन दोनों में से किसी जरिए से भी वो क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकती है जो गुड एक्सपोर्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी सर्टिफिकेशन फॉर एक्सपोर्टेबल फूड आइटम्स बाय इंस्टॉलिंग FSMS इन फूड डिस्पेंशन यूनिट्स दैट आर ऑन पार विद इंटरनेशनल गाइडलाइंस।
तो सेकंड जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टेबल गुड्स के लिए, वो एफएसएमएस को इंस्टॉल करके करती है, यानी जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस के जरिए वो सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, यानी एफएसएमएस प्लान के थ्रू वो सर्टिफिकेशन को प्रोवाइड करती है इसमें। नेक्स्ट है EIC issues various certifications like health and authenticity to exporters through multiple product export scheme, यानी मल्टीपल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट स्कीम के जरिए भी EIC बहुत सारी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि हेल्थ और ऑथेंटिसिटी, एक्सपोर्टर्स को ये सर्टिफिकेशन जो है ये प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन है ये भी EIC इशू करती है। सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन में ये इंफॉर्मेशन होती है कि जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से आया है, मीन्स कौन सी कंट्री से ये इंपोर्ट हुआ है, तो उसमें सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है क्वालिटी कंट्रोल एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन। जो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन एक्ट में इंस्ट्रक्ट किया गया है क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, सेफ्टी को इंस्पेक्ट करने के लिए, वो सारे गाइडलाइंस को EIC फॉलो करती है। थ्रू इट्स इनिशिएटिव्स और इट्स फील्ड ऑर्गेनाइजेशन EIC ऑल्सो प्रोवाइड्स सर्विसेज सच एज। इसके अलावा EIC जो है अपने इनिशिएटिव, अपने फील्ड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिसमें से पहला सर्विस हो गया लेबोरेटरी टेस्टिंग फैसिलिटीज, यानी लेबोरेटरी भी प्रोवाइड करती है टेस्टिंग के लिए, ताकि जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट को सही ढंग से टेस्टिंग की जा सके। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑल्सो गिव्स रिकॉग्निशन टू इंस्पेक्शन एजेंसीज एज पर ISO 170/20, यानी जो EIC है वो रिकॉग्निशन भी प्रोवाइड करती है इंस्पेक्शन एजेंसीज की, यानी जो एजेंसीज इंस्पेक्ट करती है उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती है, जो कि ISO के स्टैंडर्ड को फॉलो करने चाहिए, उन्हीं को ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, उन्हीं को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती है ये। और जो लेबोरेटरीज है उनको भी प्रोवाइड करती है रिकॉग्निशन एज पर द ISO 170/25, यानी जो इंस्पेक्शन एजेंसीज हैं वो ISO 170/20 के गाइडलाइंस को, जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फॉलो करने चाहिए, तभी इनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड होगा। और जो लेबोरेटरीज है वो ISO 170/25 को फॉलो करनी चाहिए। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ट्रेन्स एंड टेक्निकली असिस्ट द इंडस्ट्री while installing the quality and safety management system। जो EIC है वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, और इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज है उनको टेक्निकली भी असिस्ट करती हैं जब क्वालिटी और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स को इंस्टॉल किया जाता है। These are built on tenets of HACCP, ISO 9001, ISO 170/25 and other associated international criteria, laboratory assessment, etc। तो ये सारे जो क्वालिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है जो इंस्टॉल होते हैं ये HACCP पे, ISO 9001 पे, ISO 170/25 पे बेस्ड होते हैं। जो भी इंटरनेशनल क्राइटेरिया जरूरत होती है इन सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स पर ये सारे जो क्वालिटी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है ये इंस्टॉल होती हैं। मीन्स इन सारे क्राइटेरिया को ये फॉलो करने चाहिए, तभी ये जो सिस्टम है ये इंस्टॉल होगा। Export Inspection Council and its export inspection agencies are equipped and experienced in the quality management and review of notified goods along with checking according to international criteria or importing countries' standards specification of importers। तो जो EIC है और EIA है ये दोनों ही एक्सपीरियंस्ड होती हैं क्वालिटी को मैनेज करने में और जो भी गुड्स है उनको सही ढंग से रिव्यू करने में, ताकि वो एक इंटरनेशनल क्राइटेरिया को सही ढंग से फॉलो कर पाए। जो इंपोर्टिंग कंट्रीज है उनकी भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उन सारे क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशन को फॉलो करते हुए जो ये और EIC है ये दोनों ही एक्सपीरियंस्ड होती है इस फील्ड में, जिसकी वजह से वो सही ढंग से वो अपने काम को, अपने वर्क को वो करती हैं। नेक्स्ट रूल है EIC हैव अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन एक्सपोर्टर्स, यानी जो एक्सपोर्टर्स हैं उन पे EIC का डायरेक्ट कंट्रोल है। जैसे कि जो डायरेक्टर होता है इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल का, वो जो है किसी भी प्रेमिसेस में इंस्पेक्ट कर सकता है प्रोडक्ट का। अगर उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ मेल प्रैक्टिस हो रही है तो वो एंट्री करके उसका इंस्पेक्शन कर सकता है। ऑफिसर्स ऑथराइज्ड बाय द EIC कैन ऑल्सो सीज कमोडिटीज दो नॉट बियॉन्ड ए स्पेसिफिक पीरियड। जो ये ऑफिसर्स हैं अगर इनको लगता है कि मेल प्रैक्टिस हो रहा है तो वहां पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और इंस्पेक्शन करके उनके जो मटेरियल्स हैं उनको सीज भी कर सकती हैं। लेकिन जो ये सीज का जो टाइमिंग है वो पर्टिकुलर पीरियड से एक ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो चाहें तो
फूड को, गुड्स को वो सीज कर सकते हैं। कुछ कंट्री में मैंडेटरी प्री शिपमेंट सर्टिफिकेशन जो है वो एक्सपोर्ट के लिए जरूरी होता है, और इंडिया में ये जो सर्टिफिकेशन है वो EIC इशू करती है। तो ये जो सर्टिफिकेशन है ये जो इंपोर्टिंग कंट्रीज है उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए इशू किया जाता है। ये सर्टिफिकेशन इशू करने का मतलब ये नहीं है कि वो इंडियन लेजिस्लेशन की सारी कंप्लाइंस को वो कंसिडर कर रहे हैं यानी फॉलो कर रहे हैं। जो इंपोर्टिंग कंट्री है उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ये सर्टिफिकेशन इशू की जाती है। इसी तरह जो नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है NPPO, ये फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेशन जो है ये इशू करती है। लेकिन इस सर्टिफिकेशन का इशू करने का मतलब ये नहीं है कि वो फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को सारे फॉलो करती हैं यानी कंपाइल्स कर रही हैं। इस सर्टिफिकेशन के इशू का मतलब ये है कि ये फाइटोसैनिटरी से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करती हैं ये। कई बार जो एनिमल ओरिजिन जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक्सपोर्ट हेल्थ सर्टिफिकेशन को कंप्लाई करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे कंप्लाइंस को फॉलो कर रही हैं। ये सर्टिफिकेट इशू करने का यहाँ मतलब ये है कि वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीज से फ्री हैं। इसी तरह जो FSSAI है इंपोर्टेड फूड प्रोडक्ट को इंपोर्ट कंट्रोल सिस्टम से मतलब क्लियर करती है, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे कंप्लाइंस को वो फॉलो कर रही हैं। इसके अलावा भी जो FSO है फूड सेफ्टी जो ऑफिसर्स है वो बाकी कंप्लाइंस को फॉलो करने के लिए वो उसका इंस्पेक्शन कर सकता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो सारे कंप्लाइंस को फॉलो कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इन शॉर्ट BIS। तो BIS जो है वो एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया का, और इसका जो पेरेंट एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। BIS से पहले जो था वो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन था, जो इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन था इसकी जगह पे वो इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट IS था। और जो ये ISI जो है ये रिजोल्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर सेटअप किया गया था 3 सितंबर 1946 में। अब जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के अंदर ये बना है, और इसको 22 मार्च 2016 को नोटिफाई हुआ था, और जो इसका इन्फोर्समेंट है वो 12 अक्टूबर 2017 से हुआ। तो इसका जो फॉर्मेशन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट के अंदर बना है 1986, और डेट जो है वो है 23 दिसंबर 1986, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसके 5 रीजनल ऑफिसेस हैं, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़ और दिल्ली में। रीजनल ऑफिसेस के अंडर 28 ब्रांच ऑफिसेस भी हैं जो कि सर्टिफिकेशन सर्विसेज को ऑफर करती हैं यानी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं, और इसके जरिए जो स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, इन सबको कनेक्ट करके रखती हैं। तो एज अ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी इसमें 25 मेंबर्स हैं जो कि सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब से जो मेंबर्स हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। और जो BIS है वो WTO और TBT का इंक्वायरी पॉइंट की तरह भी वर्क करता है इंडिया में। उसके बाद यहाँ पे BIS के कुछ फंक्शंस, कुछ रोल्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला इसका जो रोल है वो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन यानी स्टैंडर्ड का फॉर्मुलेशन में इसका मेन रोल है। उसके बाद है प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम, उसके बाद है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम, उसके बाद है फॉरेन मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेशन स्कीम, उसके बाद है हॉल मार्किंग स्कीम यानी हॉल मार्क, जैसे ISI हॉल मार्क, BIS हॉल मार्क। तो ये जो हॉल मार्क जो है ये BIS प्रोवाइड करता है। उसके बाद लेबोरेटरी की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट है लेबोरेटरी रिकॉग्निशन स्कीम यानी लेबोरेटरी का जो रिकॉग्निशन सर्टिफिकेशन है ये भी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा सेल ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, कंज्यूमर अफेयर्स एक्टिविटीज, कंज्यूमर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो एक्टिविटीज है, इन सबको ये हैंडल करती हैं। फिर प्रोमोशनल एक्टिविटीज में भी ये इन्वॉल्व है। इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, और उसके बाद इंफॉर्मेशन सर्विसेज की तरह ये वर्क करते हैं। इसके अलावा जो BIS है वो कुछ प्रोडक्ट के लिए मैंडेटरी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल्स रेगुलेशन 2011, यानी इसके अकॉर्डिंग जो BIS सर्टिफिकेशन है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है कुछ प्रोडक्ट के लिए। तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? पहला है इन्फेंट फार्मूला, उसके बाद है मिल्क सीरियल बेस्ड विनिंग फूड, देन प्रोसेस्ड सीरियल बेस्ड विनिंग फूड, फॉलो अप फार्मूला, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, पैकेज मिनरल वाटर, मिल्क पाउडर,
skimmed milk powder, partly skimmed milk powder, condensed milk, partly skimmed and skimmed condensed milk। तो इन सब के लिए, इन सब प्रोडक्ट के लिए जो BIS का सर्टिफिकेशन है वो कंपलसरी है। लास्ट है स्पाइस बोर्ड। तो स्पाइस बोर्ड जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि 52 शेड्यूल्ड स्पाइसेस और कार्डेमम, चाहे वो स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, इन सब का जो एक्सपोर्ट है इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्पाइस बोर्ड की है। तो स्पाइस बोर्ड इज द फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड वाइड प्रमोशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस। यानी जो इंडियन स्पाइसेस है उनका डेवलपमेंट और वर्ल्ड वाइड प्रमोशन, इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी स्पाइस बोर्ड की है। स्पाइस बोर्ड है वो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में ये एक लिंक है, इंटरनेशनल लिंक है, यानी इंटरनेशनल पॉइंट पे ये दोनों को कनेक्ट करके रखता है। जो ये स्पाइस बोर्ड है वो 26 फरवरी 1987 में अंडर स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986 के अंडर बना था ये। तो जो स्पाइस बोर्ड का जो फॉर्मेशन है वो दो बोर्ड को मिलाकर बना है। तो जो पहले था ये कार्डेमम बोर्ड 1968 में था जो कि, और स्पाइस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो कि 1960 में बना था, इन दोनों को मर्ज करके स्पाइस बोर्ड बना 1986 में। तो स्पाइस बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कोची में है जो कि केरला में है, और इसकी पेरेंट एजेंसी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो स्पाइस बोर्ड के मेन फंक्शंस कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है रिसर्च डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केटिंग ऑफ स्मॉल एंड लार्ज कार्डमम, यानी जो बड़ी और छोटी इलायची है इसका रिसर्च डेवलपमेंट और रेगुलेशन करना स्पाइस बोर्ड का रोल है। पोस्ट हार्वेस्ट इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑल स्पाइसेस, यानी जितने भी इंडिया में स्पाइसेस है उनका जो पोस्ट हार्वेस्ट इम्प्रूवमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्पाइस बोर्ड की है। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ स्पाइसेस, यानी स्पाइसेस को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना, ऑर्गेनिक तरीके से उनको प्रोड्यूस करना, प्रोसेस करना, ये भी स्पाइस बोर्ड का ही फंक्शन है। डेवलपमेंट ऑफ स्पाइसेस इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट में स्पाइस का डेवलपमेंट करना। प्रोविजन ऑफ क्वालिटी इवेल्युएशन सर्विसेज, यानी क्वालिटी इवेल्युएशन सर्विसेज भी डेवलप करना भी स्पाइस बोर्ड का ही रोल है, ताकि क्वालिटी स्पाइस प्रोड्यूस हो सके। जितने भी स्पाइसेस है उनका एक्सपोर्ट प्रमोशन करना भी स्पाइस बोर्ड का रोल है। और ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है वो किस तरीके से करती है? बाय द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, यानी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, क्वालिटी को अपग्रेड करना, ब्रांड का प्रमोट करना, और रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इन सब के जरिए जो है वो स्पाइस को एक्सपोर्ट में प्रमोट करती है। तो इनके अलावा और कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्पाइस बोर्ड की? क्वालिटी सर्टिफिकेशन एंड कंट्रोल, यानी क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद एक्सपोर्टर्स की रजिस्ट्रेशन करती है। इसके अलावा कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रेड इंफॉर्मेशन, यानी ट्रेड से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उनका डेटा कलेक्ट करना, फिर डॉक्यूमेंटेशन करना, ये स्पाइस बोर्ड का ही रोल है। उसके बाद है प्रोविजन ऑफ इनपुट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी मैटर्स रिलेटिंग टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस, यानी स्पाइसेस से रिलेटेड जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो मैटर है, जो पॉलिसी है, उन सबको जो इनपुट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है स्पाइस बोर्ड। तो ये थी सारी जो भी फूड लॉज में रेलेवेंट बॉडीज थी जो कि इम्पोर्टेंट है, ये उन सब का एक ओवरव्यू था। होप आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा, लेकिन अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगी। थैंक यू।